नमस्कार। आज की इस कक्षा में एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम यहाँ एमए फाइनल का 5th पेपर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम महाकवि बिल्हड़ विरचित विक्रमांक देव चरितम को प्रारंभ कर चुके हैं। विक्रमांक देव चरितम के रचयिता महाकवि बिल्हड़ हैं। बिल्हड़ का परिचय, उनके जन्म स्थान एवं उनके कवित्व, जीवन यात्रा इत्यादि के बारे में हम पूर्व की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम महाकवि बिल्हड़ विरचित उनकी कृतियों के बारे में एक सामान्य परिचय करेंगे। तो महाकवि बिल्हड़ की जो कृतियां हैं वो उन्होंने अनेक कृतियां लिखी हैं, लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि है वो विक्रमांक देव चरितम के माध्यम से हुई। तो देखिए, महाकवि बिल्हड़ यद्यपि विक्रमांक देव चरितम ही लिखकर अमर हुए, परंतु उनकी अन्य रचनाएं भी हैं, अर्थात उनके द्वारा और रचनाएं भी करी गई हैं। विशिष्ट प्रमाणों से प्राप्त होता है कि उनकी निम्न अन्य रचनाएं और भी हैं। तो उनकी जो प्रथम रचना है, दूसरी, वो है कर्ण सुंदरी। ये एक नाटिका है। इसमें कवि ने एक विद्याधर राजा की पुत्री के साथ एक चालुक्य राजा के विवाह के व्याज से एक राजकुमारी के साथ अपने आश्रयदाता के वास्तविक विवाह का वर्णन किया है। यानी यहाँ पर कवि ने जो उनके आश्रयदाता थे उनके वास्तविक विवाह का या उनके वास्तविक प्रेम का वर्णन यहाँ पर उनके द्वारा किया गया है। ये नाटिका गुर्जर देश के राजा कर्णदेव का विद्याधर की कन्या के साथ प्रणय कथा को आधार बनाकर लिखी गई है। इस नाटिका में 4 अंक हैं और इस नाटिका के ऊपर कवि कालिदास का प्रभाव परिलक्षित होता है और बिल्हड़ की यही एक सुंदर नाट्य कृति है जिसमें ऐतिहासिकता भी देखी जा सकती है। तो इनकी प्रथम रचना है कर्ण सुंदरी और इनकी जो द्वितीय रचना है वो है चौर पंचाशिकहा। चौर पंचाशिकहा एक अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है इनकी, जिसके अंतर्गत इसको चौर पंचाशिकहा एक गुप्त प्रेम के विषय में 50 पद्य। इसका जो तात्पर्य है वो ये है कि गुप्त प्रेम के विषय में 50 पद्य। तो इसी के वजह से इसका नाम चौर पंचाशिकहा पड़ा है। तो कहा जाता है इस काव्य में अनेक पाठों में कश्मीर तथा दक्षिण भारत के 2 पाठों में बिल्हड़ का नाम अंकित है। इस संदर्भ में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं। इस कृति के टीकाकार राम तर्क वागीश कहते हैं कि विद्या के साथ गुप्त प्रणय करने वाले पल्ली राजकुमार सुंदर को मृत्यु दंड दिया गया था। उन्हीं के द्वारा किया गया प्रस्तुत काव्य कालिका की प्रार्थना है। A.B. कीथ ने लिखा है कि चौर ऐसे नाम से सूचित होता है कि चौर नामक इस कवि ने बताया है। व्यूलर महोदय ने भी चौर पंचाशिका को बिल्हड़ की कृति माना है। चौर पंचाशिका में 50 श्लोक हैं, जैसा कि टीकाकारों का मत है कि एक राजकुमारी के साथ गुप्त प्रेम वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। वसंतलिका छंद के पद्यों में सुख में प्रेम के पूर्व दृश्यों का सूक्ष्म तथा नितांत आकर्षक रूप में किया गया है। राजा को गुप्त प्रेम का ज्ञान होने पर कवि को मृत्युदंड दिया जाता है, किंतु पद्यों में वर्णित प्रेम वर्णन से राजा प्रभावित होकर द्रवित हो गया और उसने राजकुमारी से विवाह करने की आज्ञा दे दी। वस्तुतः इस काव्य में वधस्थल पर जल्लादों के द्वारा ले जाते समय कवि के 50 पद्यों द्वारा अपनी प्रियतमा के साथ व्यतीत किए गए जिन क्षणों का उन्मादपूर्ण वर्णन कवि ने किया है, वह बिल्हड़ जैसे सुसंस्कृत संस्कारों से पालित पोषित कवि नहीं कर सकता।
इसके अतिरिक्त कवि ने विक्रमांक देव चरितम के 18वें सर्ग में इस काव्य का कहीं उल्लेख नहीं किया है, अतः उक्त काव्य बिल्लड़ का नहीं हो सकता, ऐसा भी तर्कसंगत माना जा सकता है। लेकिन तथ्यों के आधार पर इसको महाकवि बिल्लड़ द्वारा विरचित माना भी गया है। तो जो हमें ऐतिहासिकता के आधार पर प्रमाण प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर हम इसको महाकवि बिल्लड़ की रचनाओं में ही सम्मिलित करते हैं। अब इनकी जो नेक्स्ट रचना है वो है विक्रमांक देव चरितम। विक्रमांक देव चरितम महाकवि की एक सर्वश्रेष्ठ कृति है। यह एक ऐतिहासिक महाकाव्य के रूप में इसको स्वीकृत किया जा रहा है, क्योंकि ये इसमें चालुक्य वंशीय विक्रमादेव षष्ठ का जीवन वृत्त अच्छी तरह से प्रतिपादित किया गया है। इसमें कवि की प्रतिभा का उन्नयन देखा जाता है। इस महाकाव्य में 18 सर्ग प्राप्त होते हैं। 18वें सर्ग में बिल्लड़ ने आत्मवृतांत तथा अपनी जन्मभूमि कश्मीर का वर्णन किया है। शेष 16 सर्गों में अपने आश्रयदाता विक्रमादेव षष्ठ का वर्णन किया है। जैसा कि प्रारंभ में कवि ने कहा है कि मेरी वाणी रूपी सूत्र में पिरोई गई चालुक्य राजाओं के वंश में उत्पन्न गुण रूपी मोतियों को यह एकावली हार आप लोगों के कंठ का आभूषण बने। अर्थात कवि ने जो चालुक्य वंशीय राजाओं के बारे में उनके गुण रूपी मोतियों को एक माला में पिरोया है और उन्होंने बोला है कि ये एक एकावली हार, यानी एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत चालुक्य वंशीय राजाओं के गुण और उनके वंश के बारे में बताया है और उनको एक साथ इकट्ठा करके एक हार की तरह, मोतियों की तरह उनके गुणों को पिरोकर एक हार बनाया है। वो एक हार आपके कंठ का आभूषण बने, ऐसा कवि ने यहाँ पर इस ग्रंथ के बारे में बोला है। उन्होंने कहा है, एसास्तु चालुक्य नरेंद्र वंशः समुदानाहम गुण मोक्तिका नाम आरती सूत्र निवेशिताम एकावली कंठ विभूषणमः वह। मतलब ये कवि के द्वारा बताया गया है कि ऐसा मोतियों का एकावली हार आप लोगों के कंठ का आभूषण बने। तो ये कवि के द्वारा, बिल्लड़ के द्वारा रची गई 3 रचनाएं हैं, जिनके बारे में हमने एक सामान्य परिचय यहाँ पर करा। और दूसरा है, हम कवि की काव्य प्रतिमा के बारे में पढ़ेंगे कि हमने ये जाना कि कवि की जो ये 3 रचनाएं हैं वो उनमें से सबसे जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो विक्रमांक देव चरितम है। और लेकिन इन रचनाओं में कवि ने क्या अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, उन्होंने किस प्रकार की प्रतिभा यहाँ पर प्रदर्शित करी है, उसका उल्लेख हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, मैं स्लाइड्स थोड़ा सा आपको ब्रॉड करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको ये दिख सके अच्छे से। कालिदास की सरस शैली का अनुवर्तन करने वाले अम्लान प्रतिभाशाली महाकवि बिल्लड़ की काव्य प्रतिभा अर्थात प्रबंध काव्य का इतिवृत्त, कि उन्होंने किस तरह से काव्य में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करा है, प्रतिबंध किस तरह से करा है, निर्वाहकता की कुशलता किस प्रकार की है, उनकी कल्पनाशीलता कैसी है, रस विशेष श्रृंगार रस का उन्होंने यहाँ पर जो पुट दिया है अपनी कृतियों में, वो उसके प्रति उनकी अभिरुचि, उसकी कविता का पदविन्यास, काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष की और उनका संतुलित अवधान आदि पर विचार करने से पूर्व हमें कविकालीन साहित्य की युग प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखना होता है कि उस समय कवि के युग की क्या प्रवृत्तियां होती हैं। बिल्लड़ का समय पांडित्य प्रदर्शन का युग था। पूर्वागत कालिदास की रसमय शैली के स्थान पर एक नवीन विचित्र चमत्कारपूर्ण काव्य शैली का अवतरण हो चुका था, जिसमें विषय की अपेक्षा उसकी अभिव्यंजना, वर्णन प्रकार में समरसता के स्थान पर वैदग्ध्य पर अधिक बल दिया जाने लगा था। तो ये परिवर्तन बिल्लड़ के समय तक कुछ हो चुके थे। वस्तुतः काव्यकृति की सफलता में कवि स्वभाव और युग भावनाओं का प्राधान्य रहता है। कवि बिल्लड़ प्रकृति के श्रृंगारिक प्रवृत्ति के कवि हैं
उनकी कला रसवादी है। वे कोमल रस के चित्रकार हैं। विभिन्न शास्त्रों का गंभीर अध्ययन से वे अच्छे व्युत्पन्न कवि हैं। इन समस्त कारणों अर्थात युग प्रभाव, स्वभाव की सरसता, बहुज्ञता तथा पूरे भारत का भ्रमण का मिला जुला प्रभाव उनकी कृति पर पड़ना अवश्य संभावी था। यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या कहा गया है यहाँ पर कि जो कवि हैं उनका युग प्रभाव, यानी एक जो समय चल रहा होता है उस समय में किस चीज़ की प्रधानता होती है, तो उस युग में जिन चीज़ों की प्रधानता होती है उन्हीं चीज़ों का जो प्रभाव है वो कृतियों के ऊपर पड़ता है। स्वभाव की सरसता, यानी आपका जिस तरह का कवि का स्वभाव होता है वो सरसता भी उसके अंदर आती है। और बहुविज्ञता, पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने करा तो जो ज्ञान उनको मिला उसका पुट भी यहाँ पर देखने को मिलता है। का मिला जुला प्रभाव उनकी कृति पर पड़ना अवश्य संभावी था। उनके विचार के प्रौढ़कर्ष से अर्थात रस, गुण, अलंकार आदि का विशिष्ट चमत्कृत के प्राबल्य वंश प्राचीन कवियों का स्वीकृत मार्ग का यदि त्याग करना भी पड़ता है तो भी काव्य सौंदर्य की कोई हानि नहीं होती है यहाँ पर, अपितु ऐसे गुणों से काव्य स्पृहणीय ही होता है जैसा अत्यंत उच्चता तथा काठिन्य से चोली को विदीर्ण कर देने वाला रमणियों का स्तन मंडल स्पृहणीय ही होता है। तो इसमें देखिए जो एक श्लोक है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें कहा गया है, प्रौढ़ीकर्षण पुराणः व्यतिक्रमः श्लाघ्यतमः पदानाम् अत्युन्नतिः स्फोटितकाञ्चुकानिः वन्दनानिः कान्तुकाञ्च मंडलानिः। महाकवि बिल्लड़ सरस वक्रोक्ति के अभिलाषी हैं। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कवि कालिदास वैदर्भी का इतना सफल तथा आकर्षक प्रयोजक अन्य कवि संस्कृत साहित्य के इतिहास में परिलक्षित नहीं होता है। उनकी कल्पना की उड़ान मौलिक है, अर्थात कई बार हम देखते हैं कि कवियों की जो कल्पना की उड़ान है वो बहुत ही काल्पनिक होती है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कवि की जो कल्पना की उड़ान है वो भी काल्पनिक नहीं है, मौलिकता उसमें समाहित है। अलंकारों की योजना अप्रासंगिक न होकर नितांत सुरुचि संपन्न मूल रस की भावना को उद्दीप्त करने वाली है, यानी अलंकारों का और रस का अच्छी तरह से परिपालन किया गया है। अब जो हम पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे महाकवि बिल्लड़ की भाषा शैली। तो महाकवि बिल्लड़ ने विविध शास्त्रों का अध्ययन किया। वे गंभीर व्युत्पन्न कवि हैं। उन्होंने काव्य को दुहरूता से बचाया, यानी उनको कठिन बनाया। बिल्लड़ की प्रमुख शैली वैदर्भी है। उनके विचार में वैदर्भी रीति का आविर्भाव उत्कृष्ट और उत्तम काव्य रचना के कुशल तथा पुण्यात्मा कवियों में ही होता है। ये वैदर्भी रीति को आनंद देने वाली अमर कृति, बिना मेघ की वृष्टि, वाणी की विलास का जन्म स्थान, इस प्रकार के वैदर्भी रीति के कोर प्रशंसक नहीं है, अपितु उनके सफल प्रयोक्ता भी है। उनकी रस अनुरूप उनकी भाषा उन्होंने इसमें प्रयोग करी है। तो इस प्रकार से जो कवि की भाषा शैली है वो भी बहुत ही सदी हुई इसमें उनके काव्यों में हमको देखने को मिलती है। अब हम कवि के द्वारा किया गया प्रकृति चित्रण, इसका टेक्स्ट मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगी। अभी हम थोड़ा सा चर्चा प्रकृति चित्रण के ऊपर कर लेते हैं। तो महाकवि बिल्लड़ कालिदास और वाणभट्ट के पश्चात संस्कृत के तीसरे ऐसे कवि थे जिनके समस्त भारतवर्ष का जिन्होंने भ्रमण करा। हम कालिदास की कृतियों में देखते हैं कि उनका भी भ्रमण हमें उनके काव्यों के माध्यम से दिखाई देता है। अपनी इस भ्रमण यात्रा के दौरान महाकवि बिल्लड़ ने उनके देश के विभिन्न भूभागों, प्राकृतिक दृश्यों और नगरों आदि का सूक्ष्म निरीक्षण उन्होंने किया, वो हमें प्रदर्शित होता है। कवि ने अपने इन समस्त देश दर्शन को विभिन्न वस्तुओं तथा प्राकृतिक वर्णनों के माध्यम से काव्य के पलक पर जिस प्रकार रूपांतरित करने का प्रयास किया है वह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में अद्वितीय है।
प्रवरपुर जो उनका नगर था, प्रवरपुर और कल्याणपुर आदि नगरों के वर्णन में कवि ने अपनी सहृदयता के साथ में बेजोड़ कल्पना शक्ति का भी परिचय दिया है। तो उसके ये वर्णन उनकी काव्य प्रतिभा के सुंदरतम निदर्शन हैं। कतिपय उदाहरण हमें जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेंगे, लेकिन एक हम यहाँ पर फिर देख लेते हैं। कल्याण नगर का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि उनके ऊपर का आकाश उसके नीचे प्रसादों पर जलने वाले दीपकों के काजल के सदृश दृष्टिगत होता है। तो इस प्रकार की वर्णन उनके द्वारा करा गया है, जो कि एक बहुत ही सुंदर वर्णन है। कवि का प्रत्येक देश की प्रकृति का सूक्ष्म ज्ञान अत्यंत प्रशंसनीय है। वह स्वल्प शब्दों में किसी देश के स्वरूप को इस प्रकार उपस्थित कर देने में सर्वथा समक्ष हैं कि वे मानस नेत्रों के सक्षम चलता फिरता दृष्टिगोचर होता है। मतलब कवि ने जिस तरह से प्रकृति का जो वर्णन किया है वो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे नेत्रों के समक्ष वो वर्णन दिखाई दे रहा है, कि कोई दृश्य मानो हमारे नेत्रों के समक्ष चल रहा है। प्रकृति वर्णन में कवि का मन खूब रमा है और उसने उनके एक से एक अनेक कमनीय चित्र अपनी कल्पना तुलिका से चित्रित किए हैं। उसके प्रभाव संध्या, चंद्रोदय, रात्रि, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं के वर्णनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी ऐसे सुरम्य कल्पनाओं के में आ गए हैं जहाँ समस्त ऋतुएं अपने समस्त वैभव को लेकर एक साथ विचरण कर रही हैं। तो इस प्रकार कवि के द्वारा जो प्रकृति का वर्णन किया गया है वो बहुत ही सौंदर्य से भरा हुआ और बहुत ही प्रतिभाशाली प्रदर्शन उनका यहाँ पर दिखाई देता है। तो स्पष्टतः हम कह सकते हैं कि बिल्लर का प्रकृति चित्रण संस्कृत साहित्य में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है तथा वह काव्य का उत्साहवर्धक होने के साथ साथ बिल्लर के अप्रतिम महाकवित्व का हमें एहसास करवाता है या महाकवित्व का उनका साधन बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से महाकवि बिल्लर की जो सामान्य परिचय हम कर सकते थे ग्रंथ को प्रारंभ करने से पूर्व, वो सभी के ऊपर मैंने प्रकाश डालने की कोशिश करी है और इसमें से विभिन्न प्रकार के सामान्य प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो विद्यार्थियों, आपसे एक अनुरोध है कि आप इनको बहुत ही डिटेल से और अच्छे से पढ़ें। आगे हम अगली जो वीडियो प्रारंभ करेंगे उसमें हम विक्रमांक देवचरितम का टेक्स्ट यानी उसके श्लोक पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो आज के लिए हमारा ये इतना ही है। धन्यवाद।